नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है डॉक्टर शाहीन शाहिद का। हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में फैले आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। जैश-ए मोहम्मद की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन शाहिद ने खुलासा किया कि पिछले 2 सालों से विस्फोटक जमा किए जा रहे थे। दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहर निशाने पर थे और जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में फैले एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश होते ही सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पूछताछ के दौरान हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में शाहीन ने कबूल किया है कि वह पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रही थी। उसके मुताबिक संगठन के अन्य सदस्य पिछले 2 सालों से विस्फोटकों का जखीरा इकट्ठा कर रहे थे ताकि दिल्ली, लखनऊ और अन्य प्रमुख शहरों में बड़े धमाके किए जा सके। इस खुलासे ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कोई भी वंदे मातरम का विरोध कर रहा है वह वास्तव में भारत माता का विरोध कर रहा है। सीएम आदित्यनाथ बाराबंकी में 1734 करोड़ रुपए की 254 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आए थे। इस मौके पर एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वंदे मातरम किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी क्षेत्र के लिए नहीं है या किसी व्यक्ति को किसी विशेष पूजा पद्धति की ओर प्रवृत्त नहीं करता है। ये वास्तव में भारत माता के प्रति श्रद्धा है। मुख्यमंत्री ने देशवासियों से कहा कि उन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजनाओं को हड़पने की लाइन में सबसे पहले खड़े होते हैं लेकिन कहते हैं कि वे हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह सच है कि हमें देवी के 3 रूपों देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा की पूजा करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति मिली है। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी मत, मजहब या जाति राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकती। हमारा धैर्य राष्ट्र प्रथम होना चाहिए और राष्ट्र एक है तो हम एक हैं। वंदे मातरम के मार्ग की बाधा राष्ट्रीय एकता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है। यही बाधा है और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति को जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। याद करना, है देश का इतिहास इस बात का गवाह है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो देश गुलाम हुआ, ये ऐसे ही नहीं गुलाम हो गया था। पहले इस देश में आकर के विदेशी ताकतों ने, विदेशी विधर्मियों ने इस देश में आकर के पहले हमें आपस में लड़ाने का काम किया था, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया था, जातीय सेनाएं खड़ी की थी। ये जातीय सेनाएं ऐसे ही लड़ा करके पूरी ताकत को कमजोर कर दी और बाद में फिर बीच में घुस करके एक पक्ष को अपने साथ जोड़ करके ये दिखाने का कार्य करती थी कि वह उनके हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में हितैषी नहीं थे। वह तो देश पर काबिज करने के लिए आए थे,
उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्कल रेट निर्धारित में एक बड़ा बदलाव किया है। अब पूरे प्रदेश में सर्कल रेट के लिए एक समान मानक होंगे, जिससे संपत्ति का मूल्यांकन सरल हो जाएगा। गलियों की संपत्ति पर मुख्य सड़क के रेट से स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। नई व्यवस्था में नगरीय, अर्धनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी। राज्य सरकार ने सर्कल रेट के निर्धारण की तमाम विसंगतियों को दूर करते हुए प्रदेश भर के लिए एक समान मानक तय किए हैं। इससे सर्कल रेट के व्यवहारिक होने के साथ ही संपत्ति का मूल्यांकन करना भी आसान हो जाएगा। गलियों में स्थित संपत्ति के लिए मुख्य सड़क के सर्कल रेट के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। वर्ष 2013 से लागू सूची की तमाम तरह की विसंगतियों को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को सुधारने के साथ ही सरलीकरण और मानकीकरण के लिए अब एकीकृत दर सूची प्रारूप तैयार किया गया है। नशीली दवाओं के मामले में ड्रग विभाग की कार्यशैली से नाराज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब खुद औचक निरीक्षण करने शहर आई। औषधि निरीक्षण दल के साथ उन्होंने बिरहाना रोड स्थित अग्रवाल ब्रदर्स फर्म, उसके 2 गोदामों मेडिसिना और मसाइको फर्म पर छापा मारा और जांच के दौरान अग्रवाल ब्रदर्स के संचालक विनोद अग्रवाल और उनके बेटे शिवम अग्रवाल दवाओं की खरीद बिक्री संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। संचालकों ने निरीक्षण की सूचना पर फर्म में लगे कंप्यूटरों को भी हटा दिया था और इस पर आयुक्त ने टीम के साथ दोनों फर्मों के कंपोरगंज स्थित गोदामों पर छापा मारा और यहां बड़ी मात्रा में कोडिन युक्त कफ सिरप और ट्रामाडोल टैबलेट बरामद की गई। इसकी खरीद बिक्री की कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। जांच के दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं भी पाई गई। वहीं वेदांश और एसजीपीएस फर्म में विभाग की 3 अन्य टीमों ने छापा मारा और सभी 5 फर्मों और गोदामों को सील कर दिया गया है। 7 करोड़ 50 लाख की नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। आयुक्त ने संचालकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। 5 फर्मों के हर गोदाम में 1 से 1.5 करोड़ रुपए की नशे समेत अन्य दवाएं मिली हैं। इनकी खरीद बिक्री का कोई कागज नहीं मिला। आयुक्त के निर्देशों पर 5 फर्मों और उनके गोदामों को सील कर दिया गया है। सभी के खिलाफ एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। औषधि विभाग की जो आयुक्त मैम है रोशन जैकब मैम, उनके निर्देशन में आज कानपुर नगर में छापेमारी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि अन्य मंडलों के से भी औषधि निरीक्षक हमारे आए हुए हैं, झांसी से, औलिया से और कानपुर देहात, कई लोग आए हैं। उनके साथ छापेमारी हुई है। अग्रवाल ब्रदर्स में जो कि बिरहाना रोड पे है, उनके गोदामों पे हुई है छापेमारी। मसाइको एजेंसी में हुई है और मेडिसिना में हुई है। एसजीपीएस में चल रही है इस समय और वेदांश में। कौन कौन सी दवाइयाँ बरामद? छापेमारी मेन जो है ये इसका हमारा कंसर्न है कि जो कोडीन होती है, जो नशे में दुरुपयोग होती है, कोडीन सिरप हो गया जैसे कि ये है, और स्पास्मोप्रॉक्सीमोन हो गया, ट्रामाडोल हो गया, जो जिनका दुरुपयोग नशे में होता है, उन्हीं दवाइयों को ध्यान में रखते हुए ट्रीट की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शाहजहांपुर से लेकर कानपुर देहात तक कई जिलों में मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाशों को दबोच लिया है। इनमें से कई पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार किया गया बदमाश गोकशी के मामले में फरार था। पुलिस दूसरे फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। वहीं सहारनपुर में सुबह रायपुर हथनीकुंड मार्ग पर पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिससे पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस की माने तो इस्लाम के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसके अलावा इटावा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ में गोली लगने से हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से तमंचा, कारतूस के अलावा सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त एक शातिर अपराधी है जो अंतर जनपदीय हिस्ट्री शीटर वांछित अभियुक्त है, जिसके ऊपर 31 मुकदमे दर्ज हैं। देवरिया में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। कानपुर देहात भोगनीपुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक नाबालिग है। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश में जुटी हुई है। थाना बनकटा क्षेत्र अंतर्गत गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप सोनकर को जब स्वास्थ्य संबंधी शिकायत पर पीएचसी बनकटा ले जाया जा रहा था, तो अभियुक्त पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने लगा। जब पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो अभियुक्त ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार हेतु उसे पीएचसी रवाना किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
यूपी के बलिया और फतेहपुर जिले में हुए दो अलग अलग हादसों में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। बलिया में बेकाबू कार के पेड़ के साथ टकराने से चलते यह हादसा हुआ और वहीं फतेहपुर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बलिया के बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्वतपुर गहराई मार्ग के पास तेज रफ्तार बोलेरो और अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और हादसे में बोलेरो सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बोलेरो सवार सभी 5 लोग निमंत्रण करके घर लौट रहे थे और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बोलेरो सवार शराब के नशे में थे, लिहाजा सड़क पर मोड़ पर गाड़ी नियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी गई है। फतेहपुर जिले में भी अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे विभाग में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत 3 युवक ड्यूटी खत्म करने वाले अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की नाजुक हालत हो गई है और उसे देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। पत्नी और बच्चों के लिए भरण पोषण की रकम अदा नहीं करने पर मंटोला पुलिस ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। 40,000 रुपए जमा करने पर अदालत ने रिहा कर दिया। पूर्व मंत्री ने कोर्ट से कहा कि बकाया रुपए के नियत तारीखों पर भुगतान करता रहेगा और अब 17 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। सदर थाना क्षेत्र की निवासी नगमा चौधरी का ढोलीखार मंटोला निवासी पति पूर्व मंत्री चौधरी बशीर से झगड़ा चल रहा है और 23 सितंबर 2019 को उन्होंने अपने दोनों बेटों के भरण पोषण के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया था। 13 फरवरी 2023 को अदालत ने उसके पति पूर्व मंत्री के विरुद्ध आदेश पारित कर उन्हें पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए 15,000 रुपए महीने मुकदमा दायर करने की तारीख से देने के आदेश दिए थे। नोएडा में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से नोएडा में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज 12 नवंबर को सुबह 6:05 पर ग्रेटर नोएडा का औसत AQI 389 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी को दर्शाता है, जबकि नोएडा के विभिन्न इलाकों में ये 400 के पार होकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। AQI का खतरनाक स्तर जो दर्शाता है कि हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। इस तरह की हवा में सांस लेना लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक इस प्रदूषित हवा में रहने से सांस संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नोएडा प्राधिकरण ने सभी संस्थानों और कार्यरत एजेंसियों को इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी में लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से ठंड में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और पश्चिमी हिमालय में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद वहां से आ रही ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान साफ रहने से रात्रि के समय रेडिएशनल कूलिंग बढ़ गई है और इसके साथ ही मध्य भारत पर बने एंटी साइक्लोन के प्रभाव से ठंडी हवाओं का आगमन जारी है। इसके चलते अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देर रात और सुबह के समय कुछ इलाकों में आंशिक शीतलहर की स्थितियां बनने की संभावना है। प्रदेश के कानपुर, इटावा सहित कई शहरों में रात में शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने यूपी के आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज समेत कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से ठंड का असर कम होने की संभावना है, मगर इस अवधि में अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1 से 4 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। विभाग ने किसानों, बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों से अपील की है कि सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और मौसम के अनुरूप वस्त्रों का प्रयोग करें। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।